बड़े लॉ मेकर जो उस वक्त थे वो कहते हैं कि ये एजेंडा ऑफ अलायंस हम बनाया, उसका वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अगर एजेंडा फेल हो गया उसका क्रेडिट आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों को छोड़कर, कांग्रेस, बीजेपी, उनको छोड़कर सिर्फ पीडीपी को ही क्यों? उसमें कौन सा ऐसा नुक्ता था जो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी ही आपने और आप कितनी रही? मेरे लिए इशू यह है कि मैं किस तरह से अपनी कौम की अब खिदमत, हमारे जो सलब किए हुए हुकूक हैं, जब तक वो वापसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको वापस नहीं करती कश्मीरियों को, अगर कश्मीरी ताज है तो ये सर पर होना चाहिए। नाजरीन, मैं हूं ज़रगुलजार और आप देख रहे हैं हेडलाइन स्टूडियो। नाजरीन, आज हम कश्मीर की सियासत पर बात करने जा रहे हैं। अगर हम कश्मीर की सियासत की बात करें तो जिसमें गैर मुस्तकिम सूरत हाल जो बदस्तूर 5 अगस्त 2019 के बाद बनी हुई है, लेकिन हम अगर देखें कि यहाँ पर कौन सी सियासी गहमा गहमी होती रही है इन सालों में, तो वो मनफी दिखाई दिया। लेकिन रवां साल के दौरान मुकामी सियासी जमातों और नेशनल सियासी जमातों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किसी कदर सियासी चहल पहल शुरू कर दी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इसी साल जो वज़ीर दिफा है उन्होंने इशारतन कहा था कि दिसंबर तक इलेक्शन होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं हम। लेकिन जो आज की इस सियासत में शामिल हो रहे हैं सियासतदान, वो किन मुराद को देखते हुए, क्या वो चाहते हैं कि हम वाकई तौर आवाम की खदमत को अंजाम दे, वाकई तौर वो इस जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं, इसलिए वो सियासत में, एक्टिव सियासत में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। हालिया दिनों में जो ट्रेड यूनियन लीडर जो तारुफ मोहताज नहीं है, और वो ट्रेड लीडर जिसको जम्मू कश्मीर का बच्चा भी जानता है, उन्होंने सबकदोशी हासिल की, वॉलंटियरली सबकदोशी हासिल की है नौकरी से। उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पीडीपी को ज्वाइन किया है, और वो बाज़ाब्ता तौर आज वो अवामी वफूद से मिलते भी हैं, और अपने इस सियासत में आने के बाद उनको क्या नज़रिया है आने वाले दिनों में कि इलेक्शन होने के बाद अगर उसको मौका मिला कि वो किस तरह खदमत अंजाम देने जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है, ट्रेड यूनियन लीडर, सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर जो था रफ़ीक रहतर साहब, और उसके साथ बात करने के बाद हम ये जानेंगे कि उसका क्या मकसद व मुद्दा था कि उन्होंने सबकदोशी हासिल करने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। जी रफ़ीक साहब, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की सियासी मुस्तकबिल की, वो तो आया दिखाई दे रहा है कि वो तारीख होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला क्यों लिया? जी गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब देने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री के कई अवराक को पलटना पड़ेगा, और तभी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँगा। लेकिन मुख्तसरन गुजारिश करना चाहूँगा कि जो 5 अगस्त 2019 को जो हालात बने, और जहाँ यहाँ पर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन होगी, 35 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद यहाँ का जो पढ़ा लिखा और हसास तबका था, उन्होंने इस पर बड़ा गहराई से सोचना शुरू किया। क्योंकि पिछले 2-3 दहाइयों से आपने देखा यहाँ पर एक बाइकआउट पॉलिटिक्स रही है। उस बाइकआउट पॉलिटिक्स का एक नतीजा यही निकला कि जो मेरी नज़र में इरेलेवेंट लोग थे और जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो सियासत में आ गए और उनको सियासत में मुकाम भी मिला। और जो आज हम भुगत रहे हैं कश्मीर के सिचुएशन के हवाले से, उसमें उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वहाँ पर कुछ जो मीनिंगफुल लोग थे, जिनको आना चाहिए था, जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जिनका सोसाइटी में मुकाम था या पढ़े लिखे लोग होते, वो सियासत से दूरी रहे। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि 2019 के बाद जो ये हालात बदले, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि हमें अब सियासत में आकर सियासी तौर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं एब्रोगेशन की आड़ में, और पिछले 3 साल से जिस तरह के हालात यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनका तोड़ करने के लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी था कि एक पढ़ा लिखा तबका सियासत में आए और अपनी बात मनवाने के लिए सियासी तौर और कन्विंस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो यहाँ पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं इख्तिताम होना ज़रूरी है। जी रफ़ीक साहब,
आपने तो ये फैसला लिया है, लेकिन बशर्ते ट्रेड यूनियन लीडर, आप एक नामवर ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं और आपके हर जलसे में, हर जगह पर आपके लोगों की एक कसीर तादाद आपको सुनने के लिए आते थे, लेकिन आपको लग रहा है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद आप जबकि मुराद आज के डेट में सियासी मुराद कुछ भी नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, तो फिर भी आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में शमूलियत इख्तियार की है, तो आपको लग रहा है कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत था? नहीं, फैसला दुरुस्त है और मैंने जानबूझकर ये फैसला किया है। और जो बात आप कह रहे हैं उस इम्प्रेशन को ज़ायल करने के लिए, वो इम्प्रेशन ख़त्म करने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। मैंने अभी 3.5 साल से थे अभी सर्विस के, और माशाल्लाह मैं गेजेटेड सर्विस में था और एक अच्छी तनख्वाह भी लेता था। तो वो सारी छोड़कर, कुर्बानी देकर मैं सियासत में इसलिए आया हूँ ताकि आम फाहम जो लोग, जिनका ये तस्वर है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि ये लूट खसूट के लिए आते हैं और मराद के लिए आते हैं और पैसा और बाकी चीज़ें जमा करने के लिए आते हैं, उस इम्प्रेशन को ज़ायल करने के लिए, उस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैं सामने आ गया। और मेरे लिए ये इशू नहीं है कि मेरी कितनी सैलरी थी और अब कितनी रही। मेरे लिए इशू यह है कि मैं किस तरह से अपनी कौम की अब खिदमत कर पाऊँ, और जहाँ जहाँ अपनी मकदूर के मुताबिक मुझसे मुमकिन हो सके। और मैंने जानबूझकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि मैंने इस पार्टी को ये देखा कि इन्होंने अपनी आइडियालॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैडम महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो आपने देखा 2019 से, जब से एब्रोगेशन हुआ तब से आज तक आपके हुकूक के हवाले से बात करती हैं और बेबाक तरीके से बात करती हैं। और कभी NIA, कभी ED, और कभी आपने देखा छापे और किस तरह से उनको तंग किया गया। हाल ही में उनको सरकारी कोठी जो थी, हालांकि एक्स चीफ मिनिस्टर रही हैं वो JNK की, और उनको वो भी खाली करना पड़ा, लेकिन वो कभी सकम नहीं हुए। और उन्होंने दो टोक ये कहा है कि जब तक हमारे जो सलब किए हुए हुकूक हैं, जब तक वो वापसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको वापस नहीं करती कश्मीरियों को, अगर कश्मीरी ताज है तो ये सर पर होना चाहिए, आप इसको पाँव तले नहीं रोन सकते। तो ये उनके स्पिरिट को देखकर, उनकी कुर्बानियों को देखकर, उनके जज्बे को देखकर मैंने फैसला किया कि मुझे भी इस पार्टी में शामिल होकर मैडम की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर साथ चलना होगा, और मेरी तरफ से भरपूर कोशिश रहेगी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो जम्मू कश्मीर की सियासत में और भी जमातें थी, सियासी जमातें थी, और उन जमातों के मंशूर के बारे में भी आप गुज़श्ता 30 सालों से जानते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं। वो गलतफहमी के शिकार वो लोग हैं जो ये जानते नहीं हैं कि रफ़ीक साहब ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं। वो भी एक सियासी प्लेटफार्म ही रहता है ट्रेड यूनियन के मामलात को हल करने के हवाले से, लेकिन वो सियासत ही मानी जाती है। और आपकी पूरी नज़र रही है जम्मू कश्मीर की सियासत पर गुज़श्ता 30 सालों से। उसमें आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों को छोड़कर, कांग्रेस, BJP, उनको छोड़कर सिर्फ PDP को ही क्यों? उसमें कौन सा ऐसा नुक्ता था जो सिर्फ और सिर्फ PDP ही आपने चुन लिया? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूंगा आपसे कि 99 में PDP बनी, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा MLA थी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर थी, उन्होंने रिज़ाइन किया और मुफ्ती साहब की सदारत में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। और बड़े लोग आगे, दाएं बाएं जितने भी सियासतदान थे उस वक्त के, जिनका मुकाम था सियासत में, वो आगे और एक पार्टी बनी। नंबर 1, ये पहली बार एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव था रीजनल लेवल पर। इससे पहले आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की मोनोपॉली थी और यहाँ पर आप तस्वर भी नहीं कर पाते। एक तो पॉलिटिकल अल्टरनेट हुआ, दूसरा ये कि जब ये पार्टी बनी, इन्हें कुछ अहदाफ अपने लिए मुकर्रर किए, ख़ासकर कश्मीर के हवाले से। इन्होंने इंटरनल डायमेंशन की बात की, एक्सटर्नल डायमेंशन की बात की। जब इंटरनल डायमेंशन की बात चली तो यहाँ पर जैसे ये 2002 में सरकार बनी, आपने देखा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कितने यहाँ पर इनिशिएट हुए, सड़कें और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स। और जो रीजनल वो डिस्पैरिटी लोगों को महसूस हो रही थी या कहीं पर थी भी, उसको कम करने, मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई और लोगों ने महसूस किया। और आपको पता है किस तरह से तलाशियाँ, किस तरह से लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता था सड़कों पर, आपको मीलों बसों से उतार कर, गाड़ियों से उतार कर आपको चलाया जाता। तो तो एक राहत सी लोगों ने महसूस की जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो एक्सटर्नल फ्रंट पर जो था, जो एक्सटर्नल डायमेंशन ने का माफ़ करें, उसके लिए सड़कें खोलना, जो आप तस्वर भी नहीं करते थे कि बॉर्डर से सड़कें खुली,
और ट्रेड शुरू हो गया, यहाँ पर हुआ, पुनिश में हुआ और बाकी जगहों पर हुआ, तो एक खुशहाली आई। दूसरा ये कि मैंने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो जिस वक्त बनी, जो उनने अहदाफ अपने लिए मुकर्रर किए थे उस पर उन्होंने काम भी किया। वरना ऐसा होता है कि एक पार्टी एक स्लोगन देती है अपने मैनिफेस्टो में, क्या कहते हैं, उस पर कभी फिर बात भी नहीं करते वो। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मुफ्ती साहब का जो विजन था, मैंने उनको देखा जब उन्होंने पेपर पर वो अपना विजन रखा, उसको परसू किया उन्होंने और उसको अमलाने की भरपूर कोशिश की। और यही वजह है कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का पढ़ा लिखा तबका, यहाँ का हर एक बाहिस आदमी जो था वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ माइल हुआ। उसके बाद जब वो सरकार में आई, महबूबा मुफ्ती साहिबा आई, लेकिन उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस किया बीजेपी के साथ। कहा जाता है कि हमने बीजेपी को यहाँ लाया, पीडीपी ने यहाँ पर लाया, एक मजबूरी थी जिसके तहत इत्तेहाद हुआ। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने अपने टर्म्स और कंडीशंस पर बीजेपी के साथ इलाहा किया। नहीं रफीक साहब, आप यहाँ पर ये मानते हैं कि वो पीडीपी की जो लीडरशिप थी वो एक सियासी गलती थी? नहीं, सियासी गलती नहीं थी। देखिए, जो उन्होंने किया सही था, क्योंकि दो रीजन्स का मैंडेट अलग अलग था और जो एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें मोनोपोली और डिक्टेटरशिप तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। और जो लोग यहाँ पर रिकॉर्ड हैं, आपने कई लोगों को सुना होगा, बड़े बड़े लॉ मेकर जो उस वक्त थे वो कहते हैं कि ये एजेंडा ऑफ अलायंस हम बनाया, उसका वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन अगर एजेंडा फेल हो गया उसका क्रेडिट वो नहीं लेते। तो मतलब ये कि जब उन्होंने वो परस्यू किया तो मैडम ने सरकार को अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर चलाया। फिर जब बीजेपी को लगा कि हम शायद उनके अंडर ये सरकार में नहीं रह सकते क्योंकि सफोकेशन उनको फील हो रही थी, वो जो कुछ करना चाहते थे, मैडम ने उनको अलाउ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उन्हें सपोर्ट वापस लिया और आप हालात जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मैडम अपने मौक़िफ़ पर डटी रही, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सोसाइटी का हर एक तबका इस बात को तस्लीम करता है कि अगर आज कोई लीडर है जो दुटोक अल्फाज में अपनी बात कह रही है और अपनी कौम की वो सही तर्जमानी करिए, उनके जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करिए, तो वो मैडम महबूबा मुफ्ती है। और मैंने ये मुनासिब समझा कि हमें उनका सपोर्ट देकर, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस आवाज़ को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें मुफ्ती ख़ानदान की, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, तो जो 2002 में एक हादसाती तौर एक पॉलिटिकल जमात मोर्द वजूद में आई है जिसका नाम PDP रखा गया था, और उसमें मुख्तलिफ जमातों से निकल कर लीडरान आए हैं, उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार की, जैसे कि आपने कभी कहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि उस मौक़िफ़ की तायीद में वो जमा हुए थे, लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि वही लीडर जो मुख्तलिफ जमातों से निकल कर आए थे और उसमें शमूलियत इख्तियार की थी, वही लीडरान उस जमात को, उस मौक़िफ़ को छोड़कर दूसरी जमातें उन्होंने बनाई हैं और दूसरी जमातों में शामिल हो चुके हैं। ऐसा क्या वजह रहा होगा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो आपकी पार्टी के साथ कन्विक्शन उसका है कि आपकी पार्टी दुरुस्त है, आपका नैरेटिव ठीक है, आपकी आइडियालॉजी ठीक है, तो वो कन्विक्शन से आपकी पार्टी में। दूसरा अपॉर्चुनिस्ट होता है, ग्रीन पास्चर। अगर आपके पास इक़्तिदार है तो आपके साथ आएगा, जब इक़्तिदार नहीं रहा आपके पास तो वो जाहिर सी बात है वो चलेगा। ये हालात ने साबित कर दिया। जब लोगों को ठहरने की ज़रूरत थी, जब लोगों को PDP मजबूत करने की ज़रूरत थी, जब लोगों को मैडम महबूबा मुफ्ती का साथ देने की ज़रूरत थी, तब उनने साथ छोड़ दिया। तो ये साफ जाहिर। दूसरी ये कि एक मखसूस तबका जो था यहाँ पर लीडरशिप का, आपने खुद भी देखा होगा कि वो कभी A के पास चले गए, कभी B पे। उनको ऐसा लग रहा था, दूर से हम महसूस कर रहे थे, लोग महसूस कर रहे थे, यहाँ के अवाम महसूस कर रहे थे, बल्कि हर तबका ये महसूस कर रहा था कि उनको डिक्टेशन मिल रही थी कि आपको A के साथ जाएं या B के साथ मिले, लेकिन PDP में आप न रहें। तो उन्होंने अपनी आफियत इसी में समझी। शायद उनको कंफर्टेबल वहाँ नहीं थे PDP में, शायद कुछ मामला थे उनके जो मुझे लगता है कि उस चीज़ की वजह से उन्हें छोड़ा। और दूसरा ये कि उनका, मैं हर बार ये कहता हूँ कि उनका कन्विक्शन था ही नहीं कभी। वो तो वहाँ पर गए थे अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करने के लिए, इक़्तिदार के लिए गए थे। जब इक़्तिदार नहीं रहा तो जाहिर सी बात है पार्टी छोड़ दी उन्होंने। क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि वही अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल लीडर जो थे जिन्होंने PDP में शमूलियत इख्तियार की थी और वही बाइस तोड़ और बाइस जो मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के, वही बाइस बने हैं और नाम लगा आला लीडरशिप का, महबूबा मुफ्ती का? मैंने शायद पहले आपसे जब बात की तो मैंने इशारतन आपसे कहा, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग आपकी नज़र में जो बड़े ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने ये कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस पेपर हमने बनाया,
और उन्हीं की जिक्र में कर रहा था जब उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, हमने बीजेपी के साथ नेगोशिएशंस की सरकार बनते वक्त। अगर वो एजेंडा ऑफ अलायंस नाकाम हुआ तो उनको जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए ना कि ये हमारी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, वो उसमें थे, बराबर थे, शरीक थे, और जब तक इक़्तिदार में थे तब सब कुछ ठीक ठाक था। जब इक़्तिदार चला गया, जब इम्तिहान का वक्त गया तो उन्होंने पीठ दिखाई। तो अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, जो जम्मू कश्मीर में गैर मुस्तकिम सियासी सूरत हाल बनी हुई है, बदस्तूर बनी हुई है, अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सारे पीडीपी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो सियासी लीडरान हैं या वर्कर्स हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हमें मैंडेट मिलेगा। तो मैंडेट के हवाले से हमें ये कहे साफ तौर पर, ताकि लोग भी इस बात को मान लें और लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि असली मैंडेट का हकदार कौन होगा। नहीं, मैं तो ये कौन होता हूँ ये कहने वाला कि हकदार कौन होता है। अलबत्ता पार्टी का मौक़िफ़ मैं बयान करना चाहूँगा। देखिए, मैं पार्टी में नया आया हूँ, जुमा 8 दिन हो गए पार्टी। यहाँ पर बड़े सीनियर लीडर हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी आप यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे नहीं लगता है किसी ने अभी तक मैंडेट डिक्लेयर किया हो। तो सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक की पीडीपी की बात इसमें नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फैसला होगा, ये हाई कमांड का फैसला होगा, और जिसको भी वो मैंडेट से नवाजेंगे, जिसको वो मुनासिब समझेंगे कि बारामूला को ये बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके साथ सारे लीडर्स होंगे। इख्तलाफ का कोई तस्वर भी नहीं है मेरे जहन में। और मैंने जिस दिन ज्वाइन किया, मैंने उस दिन भी तकरीर में कहा, और मैं दोहराना चाहूँगा, मैंने उस वक्त भी कहा है कि मैं इक़्तिदार की सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर इक़्तिदार की सियासत होता और जिस तरह से आपने कहा पैसा कमाना और दौलत कमाना होता, तो फिर मैंने तो अपने कुर्बान कर दिया। तो फिर मुझे आने में अभी 3-3.5 साल थे, अभी मैं कमाता, नौकरी करता था, ऐश करता था। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को राहत देने के लिए, अगर मैं कुछ कर सकूँ लोगों को राहत देने में मेरा कुछ रोल हो सकता है, वो करने के लिए। दूसरा ये कि मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आइडियालॉजी है उसको मजबूत करने के लिए आया हूँ, उसको मजबूत करना चाहता हूँ ग्राउंड पर। और मुझे लगता है कि अल्टीमेट हल जो है कश्मीर का, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है, महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास है। इसी हवाले से और बात को आगे बढ़ाएंगे हम। हमें बताइए कि रफीक साहब, कि अगर पीडीपी ने फर्जन आपको मैंडेट दिया तो आपका मुकाबला किस जमात से, मुकामी जमात होगी या नेशनल जमात होगी? नेशनल जो कांग्रेस है या दूसरी जमातें हैं, अगर हम सीधे तौर कहेंगे, अगर आपको मैंडेट मिलता है तो सीधे सीधे आपका मुकाबला किससे रहेगा? मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज़ में से किसी के साथ होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत ये है, वोट बैंक है रहा है पिछले 60-70 साल से। और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें भी बड़े स्ट्रांग लोग हैं। अगर चाहे मैं लड़ूँ या मेरा कोई दोस्त लड़े पीडीपी से, लेकिन मुकाबला रीजनल पार्टीज़ के साथ होगा। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल पार्टीज़ अपना फुटप्रिंट यहाँ पर कायम करने में अभी तक कामयाब हुई हैं। तो मुझे आगे भी उनके कोई फ्यूचर अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं, ये आखिरी सवाल है आपसे, जो हम आवाम भी और हम भी जानना चाहेंगे कि ये एक शेड्यूल है, ये एक तरीक़ाकार है जो असेंबली में एक बार जाएगा तो उसको एक रिटायरमेंट मिलती है, रिटायरमेंट मिलता है उसको, चीफ मिनिस्टर हो उसको भी रिटायरमेंट मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ उनको सरकारी मुराद भी मिलते हैं, जैसे कि रेजिडेंस हो या बाकी चीज़ हो। लेकिन हालिया दिनों में ये देखा गया है कि साबिक़ा वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर महबूबा मुफ्ती जी को सरकारी घर से बाहर निकाल कर उसने किसी अपने घर को हो अब वहाँ पर रहना पसंद कर दिया है। ये मुराद सिर्फ रीजनल पार्टीज़ के साथ जो मुंसलिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टीज़ है, उस लीडरशिप के साथ हो रहा है, या ओवरऑल ये सिनेरियो बनाया है, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है मौजूदा गवर्नमेंट ने कि नहीं, असेंबली से निकलकर या सेक्रेटरीट से निकलकर किसी को भी सरकारी घर या मुराद नहीं दिए जाएंगे? आप तो बड़ा अजीब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जगह जगह जाते हैं और देखते हैं। आपने नहीं देखा कि बीजेपी के मामूली वर्कर्स, उनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और 30-30, 40-40 उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी और कभी जेड प्लस कैटेगरी। ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती और उनके साथियों के साथ हो रहा है, ताकि उनको इंटिमिडेट किया जाए। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो ऐसा ही हुआ ना, अभी आप देखिए। और मैडम ने क्लियर उन्होंने तो क्लियर कर दिया,
उन्होंने कहा कि मैं चूँकि लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती हूँ तो मेरे लिए ये छोटा मामला है, क्वार्टर मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। और हमें भी यही दर्ज दिया गया है, हम मुराद के पीछे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक यहाँ पर कदम उठाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको अनडू करना पड़ेगा। बहरहाल लोगों के जज्बात और एहसासात को समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। और उस बातचीत के लिए जो एजेंडा ऑफ अलायंस है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का, मैंने कहा उनके पास इसके लिए हल है और वही बेहतर हल बता सकते हैं। अगर कश्मीर के इशू को हल होना है और ड्यूरेबल हल की मैं बात कर रहा हूँ, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा और PDP के पास है। हेडलाइन स्टूडियो के साथ आपका बात करना बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ शरीक की गुफ्तगू थे, ये PDP के सीधे लीडर और स्पोक्स पर्सन मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब, जिन्होंने वाज़िया अल्फाज में ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को जो मसाइल दरपेश है, उन मसाइल का हल वाहिद और वाहिद एक ही पॉलिटिकल जमात के पास है, वह है PDP। शेख संजील के साथ मैं ज़रगुजार, हेडलाइन स्टूडियो बारामूला।